हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल JCRT ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का सेट 1 करेंगे। सेट 1 में मैंने आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिया था। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जा करके बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें तो इससे पहले आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा AB BC और CD और DA का मध्य बिंदु है। तो दर्शाएं कि PQRS एक आयत है। तो देखिए हम लोग पहले इसका ड्राइंग बनाएंगे। तो बोला क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हम लोग इसमें समचतुर्भुज बना देंगे। ABCD इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे, हल ABCD एक समचतुर्भुज है। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। हम लिखेंगे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB भुजा BC और भुजा CD और DA के मध्य बिंदु है, ठीक है। चतुर्भुज PQR बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे चतुर्भुज लिखेंगे। यहाँ पे चतुर्भुज PQRS बनाने के लिए PQRS SP को मिलाया। अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे रचना लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। मैंने रचना क्या किया? A और C तथा B और D को मिलाया। मैंने ये रचना कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या सिद्ध करना है। मैं लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है क्या? कि PQRS एक आयत है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, एक आयत है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग प्रमाण करेंगे और सीधे सॉल्व करते चले जाएंगे इसको। यहाँ पे प्रमाण या फिर हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज ABC में हम लोग यहाँ पे पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। इसका ड्राइंग इस तरीके से बनाएंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है, तो लिखेंगे ABCD ऊपर से भी ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि AB P है जो कि AB में है, AB में P है। भुजा BC में Q है, BC में Q है। भुजा CD में R है, CD में यहाँ पे R है, मध्य बिंदु है। तो इन दोनों के मध्य में बनेगा। DA है जो कि DA में है जो कि S बिंदु है। और इस तरीके से इसको मिला दिया गया है और बोला जा रहा है कि PQRS ये है क्या है? जो कि एक आयत है।
आयत है, यानी कि ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा। इस तरीके से आयत को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब हम यहाँ पे क्या, हम लोगों ने रचना में क्या किया कि ए से लेके सी को मिला दिया। मैं इसे दूसरे पेन से दिखाती हूँ। ए से सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, और बी से डी को मिला दे रहे हैं। बी से इस तरीके से हम लोग डी को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पी क्यू, देखिए पी क्यू ये भुजा समानांतर है किसके, ये भुजा समानांतर है ये बड़ा वाला भुजा का, ये भुजा इसके समानांतर है, ए सी का समानांतर है, और जो जो पी क्यू है वो ए सी का आधा भी है, और क्या है, और पी क्यू क्या है, बराबर ए सी का आधा है, ए सी का आधा। कैसे आधा हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक, ये कैसे हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसी तरीके से ये त्रिभुज ए बी सी में हुआ। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हुआ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, यानी ए सी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे ए सी डी में। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर भी लिखना है, ये जो आर एस है वो ए सी का समानांतर है, क्योंकि आर एस क्या है, समानांतर है ए सी का, और क्या है, और ये जो आर एस है वो ए सी का आधा है। यहाँ लिखेंगे कि आर एस क्या है, बराबर ए सी का आधा है। ये हम लोग का समीकरण 2 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु के प्रमेय से हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण, और समीकरण एक, समीकरण दो से देखिए पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर है ए सी का आधा, और यहाँ आर एस बराबर है ए सी का आधा, ए सी का आधा, यानी कि इधर लेफ्ट में दोनों बराबर है, और राइट में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि पी क्यू समानांतर है आर एस का, पी क्यू, देखो पी क्यू आर एस के समान, क्योंकि ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गया। और इसी तरीके से क्या होगा, और इसी तरीके से पी क्यू बराबर भी होगा आर एस का। कैसे, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी बराबर हो जाएगा। ये हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, कारण भी लिखना है तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि अतः पी क्यू आर एक समानांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो कि समांतर होती है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैंने सिद्ध कर दिया कि जो पी क्यू आर है आमने सामने की भुजा बराबर है, मैंने सिद्ध कर दिया, और आमने सामने की भुजा है जो कि बराबर भी है। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। लेकिन हमें आयत सिद्ध करने के लिए पी क्यू आर एस एक आयत है, ये हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो आयत को सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं आयत का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमें इसका कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना होगा, चारों कोण में से चारों कोण को हम लोगों को 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि एस आर है जो कि ए सी का समानांतर है, और एस आर समानांतर है ए सी का। देखो इसको हम लोग पॉइंट जी मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे जी मानेंगे, और यहाँ पे इसको इस पॉइंट को एन मानेंगे, और इस पॉइंट को
m मानेंगे तो ये क्या बन गया, एक हम लोगों का वर्ग बन गया, या फिर समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस जी यानी कि ये जो एस जी है वो एन एम के समानांतर है, एन एम के समांतर है। ये एस जी एम एन के समानांतर है और एस एन है जो कि जी एम के समानांतर है। और इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे और एस एन समांतर है जी एम का। जब ये दोनों ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर है, तो क्या हो जाएगा कि इस पर ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ ये एक दूसरे को इस तरीके से मैंने इस वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि चूंकि एस एन एम जी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि देखो इस तरीके से, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है इस तरीके से, और ये प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसका ये कोण क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम भी 90 डिग्री, एस भी 90 डिग्री, जी भी 90 डिग्री और एन भी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसीलिए समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण एन एम जी बराबर 90 डिग्री, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ एम हो गया, यहाँ एन को भी लिख सकेंगे कि एस एन एम बराबर 90 डिग्री। एस को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे तो जी कोण जी एस एन बराबर भी 90 डिग्री हो गया। और अगर हम जी को लिखेंगे तो जी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण एम जी एस बराबर 90 डिग्री। ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो जी है ये बीच में होना चाहिए, ये भी आगे पीछे हो सकता है, जी एन एस बीच में होना चाहिए। यानी कि कोण एम भी 90, एन भी 90, एस भी 90 और जी भी 90 डिग्री हो गया। यानी कि क्या गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू आर एस एक आयत चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ये सिद्ध हो गया, देखिए ये एन है जो कि 90 डिग्री हो गया, एन भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और इसके सामने ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू आर एस एक आयत है, प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाएं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि दिया हुआ है, पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, हमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि ए बी सी है, जो माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ ड्राइंग भी बना सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, और क्या बोला कि एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो हम यहाँ से इस तरीके से डी मान लेंगे, दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है बराबर क्षेत्रफलों में। लेकिन हमें यहाँ पे रचना करना होगा। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एन यहाँ पे हम लोगों को रचना करने के लिए, मैं यहाँ पे अलग पेन से खींच देती हूँ। रचना करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक एन यहाँ पे हम लोगों को खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माध्यिका क्या दिया, त्रिभुज दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है, ए डी माध्यिका है। ठीक है, ए डी माध्यिका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, सिद्ध करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही रेड पेन से आपको बता दिया कि रचना करना है। रचना करेंगे, क्या रचना किया मैंने कि ए एन लंब खींचा बीसी पर, क्या किया हम लोगों ने, लंब खींचा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रमाण देंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये लंब है तो लंब का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे आधार क्या है, आधार यहाँ पे बी डी, क्योंकि मैंने ए बी डी का त्रिभुज लिया है, तो आधार क्या है यहाँ पे बी डी, और ऊंचाई क्या है ए डी। तो इस त्रिभुज में हम ए डी को नहीं लेंगे, ए एन को लेंगे, यहाँ पे ए एन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बी डी आधार पूरा बी डी को लेंगे, क्यों, क्योंकि बी डी है जो कि सी डी के बराबर है, बी डी है जो कि सी डी के क्योंकि दोनों बराबर त्रिभुज है। और ये वाला है जो कि ये भुजा, ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब क्या होता है, भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या होगा कि बी डी बराबर होगा सी डी। हम लोग इसलिए बी डी की जगह पे क्या करेंगे, सी डी को रखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हाफ बी डी की जगह क्या करेंगे, सी डी को रखेंगे, और ए एन को हम लोग यहाँ रखेंगे। इसको मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है। इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, ए सी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा कि आधार गुना बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे बेस क्या है, सॉरी यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बेस क्या है तो सी डी है, बेस सी डी गुना ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई क्या है, तो इस त्रिभुज में भी हम लोग लेंगे कि यहाँ पे शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब यहाँ पे ए एन है, ए एन है, ए एन क्यों, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे सी डी लिखे या डी सी लिखे, सी डी लिखे या फिर डी सी लिखे, वो बी डी के बराबर होगा। यहाँ पर भी हम लोग शीर्ष लंब लेंगे ए एन को, यहाँ पर भी शीर्ष लंब में लेंगे ए एन को, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोगों का समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, देखो समीकरण 1 और 2 दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या आया 1/2 सी डी इंटू ए एन, और ए सी डी का क्षेत्रफल क्या आया, ये इधर क्या हो गया, इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड तो दोनों का बराबर हो गया, देखो राइट साइड ये बराबर हो गया, तो लेफ्ट भी तो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल का, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल का। ये हम लोगों का यही सिद्ध करना था, लिखेंगे प्रूव्ड। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, बराबर जीवाएं, जैसे कि जीवा ये वाला हो गया, ये भी जीवा हो गया, ठीक है, मानते हैं कि ये 2 जीवा है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये केंद्र है,
केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये जो कोण बना रही है या बराबर कोण अंतरित कर रही है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। यही कहने का मतलब इसका। हम लोग जीवा को मान लेते हैं ए बी जीवा, और ये इस जीवा को मान लेते हैं सी डी जीवा, और केंद्र को मान लेते हैं कि ओ केंद्र। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे इस तरीके से कि दिया है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है सी ओ और आर की ए बी और सी डी बराबर जीवाएं हैं। हम लोग लिखेंगे कि सी की ए बी और सी डी की बराबर जीवाएं हैं। ए बी तथा सी डी बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं। मतलब क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, यही ना बोल रहा है। हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी कि ए ओ बी लिखेंगे यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी का, कोण सी ओ डी का। ये हमें सिद्ध करना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ से इसको प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण में हम लिखेंगे कि देखो ये त्रिभुज बन रहे थे, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे, और दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे कि सर्वांग सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो सर्वांग समता से हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ये कोण बराबर हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, लिखेंगे इस तरीके से कि यहाँ पे देखो ओ ए और ओ बी बराबर होगा, ओ ए और ओ सी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों है जो कि केंद्र से वृत्त पर खींचा गया, यानी कि ये दोनों त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है जो कि बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर है ओ सी। ये दोनों क्या है, ये दोनों वृत्त की, क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए बराबर है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ बी और ओ डी बराबर है, ओ बी बराबर है ओ डी का। कैसे बराबर है, तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कोण बराबर है। जब ये वाला और ये भुजा बराबर, ये भुजा ये बराबर, तीसरा भुजा तो अपने आप से बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर है सी डी का, ए बी बराबर है सी डी का। ये कैसे बराबर हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बराबर जीवा है, ये हमें क्या हुआ कि दिया हुआ है, दिया है, ये हमें क्या है कि दिया है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है, सर्वांग का साइन इस तरीके से होता है, त्रिभुज सी ओ डी दोनों सर्वांग है। कैसे, देखो ये भी भुजा भुजा भुजा, यानी कि ये सर्वांग है भुजा 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 से, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि जब ये तीनों भुजा बराबर है तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज कोण, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये भी हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हुआ कि सर्वांग समता त्रिभुजों के संगत भाग से, अगर त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है तो उसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त को जिनका केंद्र O है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर है सी डी का। तो इसमें ड्राइंग दिया हुआ है, तो देखिए ड्राइंग में यहाँ पे बना लेती हूँ और फिर समझाती हूँ। ड्राइंग दिया हुआ है इस तरीके से,
संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या है कि दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही होना चाहिए, एक ही केंद्र, यानी इसका भी केंद्र एक ही होगा। इस तरीके से यहाँ पे और दिया हुआ है, यहाँ पे ए, इस बिंदु को माना है बी, इसको माना है सी और इस बिंदु को माना गया है डी। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को क्या कि संकेंद्री वृत्त दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या, वृत्त दिया हुआ है, संकेंद्री वृत्त। और क्या सिद्ध करना है, हमें लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी का। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। देखिए यहाँ पे ये जो ए बी है, ये ए बी ये सी डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। प्रमाण यानी कि यहाँ पे अब हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। केंद्र से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। यानी केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, ये केंद्र है, ये केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, ये इस वृत्त के लिए ये बी सी जीवा है और ये बड़ा वाला वृत्त के लिए ए डी जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से ये जो जीवा है, जीवा पर अगर हम लोग लंब खींचते हैं इस तरीके से, तो ये वृत्त के जो ये जीवा है इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। और जो हम लोग यहाँ पे लंब खींचे इसको हम लोग एम नाम दे देते हैं, यानी कि इस केंद्र को हम लोग ओ नाम देते हैं। ओ एम है जो कि लंब है, और बी एम और सी एम को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूंकि बी सी छोटे वृत्त की जीवा है, बी सी क्या है, छोटे वृत्त की जीवा है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ओ एम लंब किस पर है, बी सी पर है, ओ एम लंब है बी सी पर, और क्योंकि ये क्या होगा, बी एम बराबर होगा सी एम का, बी एम बराबर हो जाएगा सी एम का। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ए डी है जो कि क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। ये जो ए डी है यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त की जीवा है, और ए डी पर भी ओ एम ही लंब है। तो बी ए एम और बी डी एम ये दोनों भी बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि पुनः ए डी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, तथा ओ एम क्या है कि ए डी पर लंब है। तो इसीलिए क्या होगा कि ए एम और डी एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर होगा डी एम का। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2, तो इधर राइट वाला को राइट से घटाएंगे और लेफ्ट वाला को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट लेफ्ट, यानी कि ए एम को बी एम से घटा देंगे, यानी कि ए एम को बी एम से घटा देंगे, और यहाँ डी एम को सी एम से घटा देंगे। यानी कि देखिए ए एम यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए एम से बी एम घटा देंगे तो ये दोनों बच जाएगा, यानी कि
ये ए बी बच जाएगा, और यहाँ पे डी से लेकर के एम तक, डी से एम तक हम लोग क्या करेंगे, सी एम घटा देंगे, ये बच जाएगा रेड वाला पार्ट, यानी कि यहाँ बच जाएगा सी डी। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्नांकित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। हल में हम लोग लिखेंगे कि प्रेक्षण की संख्या कितना दिया हुआ है। देखिए प्रेक्षण की संख्या 1, 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, यहाँ पे 72 दिया, 78 दिया, 84, 95, यानी कि टोटल हम लोग गिनेंगे तो 10 दिया है। यानी कि यहाँ पे सम दिया है, संख्या कितना दिया है 10, यानी कि ये है जो कि सॉरी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है आपका 10, यहाँ पे संख्या टोटल दिया है, संख्या दिया हुआ है 10, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जब सम आता है तो सम को हम लोग आधा करते हैं। हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं, जब सम संख्या आता है तो हम लोग माध्यक किस तरीके से याद करते हैं कि n बटा दोवां पद और प्लस n बटा दोवां पद में फिर एक जोड़ेंगे वां पद, यानी कि 10 को हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 5वां और 6वां पद इस तरीके से लेंगे। तो 5वां पद में क्या दिया हुआ है, ये तो आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित आरोही क्रम, यानी कि छोटा से बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पे 5वां और 6वां पद लेंगे, तो 5वां पद आपका क्या है x, 5वां पद दिया हुआ है x, और इसको क्या करना है, इसको फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 5वां पद हम लोग का दिया हुआ है x और प्लस, और फिर ये n बटा 2 प्लस 1, यानी कि इस तरीके से ये 6वां पद हो गया। तो हम लोगों का 6वां पद क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ना n बराबर हम लोग n बराबर क्या रखेंगे 10, और इसको फिर 2 से भाग देना, प्लस 1 करना है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 5 और 1 6, यानी कि 6, यानी 5वां और 6वां पद का योग, और उसको फिर 2 से भाग देना। 5वां पद हो गया x और 6वां पद हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों को जोड़ करके हमें क्या करना है 2 से भाग देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 और बटा में 2, और इतना हम लोगों को आ गया। अब इतना को क्या करना है कि हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1x प्लस 1 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि मेरा आ गया यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे आ गया x प्लस 1। ठीक है, और हम लोगों को माध्यक कितना दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे हम लोगों को माध्यक दिया है, माध्यक दिया है 63, और हम चूंकि हम लोगों का माध्यक कितना आया है x प्लस 1 बराबर हम लोग का दिया हुआ है 63 का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस इधर जा करके माइनस हो जाएगा, यानी 63 माइनस 1 यानी कि 62, हम लोग का आंसर आ गया 62। 13 नंबर क्वेश्चन है, बीजों के 5 थैले में प्रत्येक थैले में 50 बीज यात्री चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया है जो अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिन कर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। थैला दिया है, थैला 1 2 3 4 5, 5 थैला, उसमें अंकुरित बीज की संख्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो हम इसका हल इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे इस तरीके से। पहले पूछा है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज, देखिए 40 से अधिक बीज किस में दिया हुआ है, एक में तो 40 दिया है, और दूसरा में 48, तीसरा में दिया 42, चौथा में दिया 39, और फिर पांचवा में दिया 41, यानी 40 से अधिक बीज। 40 से अधिक बीज में देखिए एक 48 है, 42 है, और एक 41 है, यानी कि 3 थैला में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि 3, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि 3, और टोटल कितना है, टोटल 5 टोटल है, जो कि प्रायिकता निकालना है ना, तो प्रायिकता निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 3 थैला में जो कि 40 से अधिक है, और कुल थैला कितना है, कुल है जो कि यहाँ पे कुल थैला है जो कि 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है, दूसरा का आंसर हम लोग लिखेंगे
उन एक थैले में 49 बीज है। तो देखिए कि 49 बीज किसी में, एक में तो 40 है, दूसरा में 48, तीसरा में 42, चौथे में 39 और फिर एक में दिया, पांचवा में दिया 41। तो हम बोलेंगे कि किसी में भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि 49 बीज है तो 49 नहीं है, तो लिखेंगे 0। 5 में से 0 में है। किसी भी संख्या में 0 से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तीसरा में हम लोगों का प्रायिकता निकालना है कि उन थैलों की संख्या ज्ञात करना है। एक थैले में 35 से अधिक बीज है। 35 से अधिक कितना है, 35 से अधिक सभी में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35 से अधिक अंकुरित बीज वाले जो थैला है वो 5 है, और टोटल थैला भी 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 210, परिवार की संख्या दिया हुआ है 475, एक लड़की की संख्या 814 परिवारों की संख्या में, और 0 लड़की है जो कि 211 में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना। आपको प्रायिकता ज्ञात करना, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 लड़की है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसमें 2 लड़की है, तो लिखेंगे कि एक परिवार में 2 लड़की होने की प्रायिकता, एक परिवार में 2 लड़की होने की प्रायिकता, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या बराबर 2 लड़की वाले परिवार की संख्या बटा कुल परिवार की संख्या बटा कुल परिवार की संख्या। 2 लड़की वाले परिवार की संख्या कितनी है, 475, और कुल कितना दिया हुआ है, आपको सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ेंगे क्यों, ऊपर में दिया हुआ है कि टोटल परिवार है जो कि 1500 है, तो बस 1500 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। अगर हम इसे भाग देंगे तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 19/60, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक लड़की हो, यानी कि एक लड़की होने की प्रायिकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक लड़की वाले परिवार की संख्या बटा में कुल परिवार की संख्या। एक परिवार वाले की संख्या कितना है, एक लड़के वाले परिवार की संख्या 84 है, और कुल कितना है 1500। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 407/750। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता, क्या होगा कि बिना लड़की वाले परिवार की संख्या, बिना लड़की वाले परिवार की संख्या बटा में कुल परिवारों की संख्या, बटा में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कुल परिवार की संख्या बिन लड़की वाले परिवार की संख्या तो कितना है 221 दिया हुआ है, 211 दिया हुआ है। अब कुल परिवार की संख्या होगा 1500। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में
दीर्घ उत्तर या प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और कुछ हेल्प हो रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा